हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेशन का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एक श्वसन का वैकल्पिक मार्ग है। वैकल्पिक मार्ग का मतलब हम ये जानते हैं कि प्राय भोजन के ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव जिसमें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है और उसके बाद क्रेब्स चक्र और ईटीएस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और ईटीएस के द्वारा अर्थात कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप अधिकतम ऊर्जा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिकतम ऊर्जा अर्थात ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स के माध्यम से द्वारा लगभग 38 एटीपी मुक्त होती है। ठीक है, और इसी ऊर्जा पर समस्त जीव यानी हम अपनी समस्त उपापचय क्रियाओं को पूरा करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जिसके कारण कोशिकाओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और कम समय में आवश्यकता होगी, अर्थात वो ना तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया दर्शाएंगे और ना ही क्रेब्स चक्र की और ईटीएस की। उसके कई सारे कारण हैं। इस स्थिति में पादपों के अंदर न तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न हो पाती है और न ही उनके अंदर क्रेब्स चक्र की क्रिया और ईटीएस की क्रिया। इस कारण उनको एक अन्य श्वसन के एक अन्य मार्ग की आवश्यकता होती है जिसके कारण वो श्वसन क्रिया के लगभग बराबर अर्थात जैसे ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स के माध्यम से 38 एटीपी प्राप्त होती है, समथिंग ग्लूकोज के एक अणु के द्वारा 38 न होकर के बल्कि इसके लगभग बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उस श्वसन का एक अतिरिक्त मार्ग होता है, अतिरिक्त पथवे होता है, परिपथ होता है, जिसको हम बोलते हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट परिपथ या पेंटोज फॉस्फेट परिपथ, HMP या ट्रिपल पी के नाम से हम इसको जानते हैं। ये एक श्वसन का वैकल्पिक मार्ग है, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। ये वैकल्पिक मार्ग क्यों अपनाया जाता है उसके कई सारे रीजन हैं, जैसे कि कोशिकाओं को कम समय में अधिक NADPS2 की आवश्यकता हो। हम ये जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में केवल 2 NADS2 और क्रेब्स चक्र की क्रिया में लगभग 6 NADS2 और एसिटाइल कोएंजाइम के निर्माण के समय 2 NADS2 का निर्माण हो रहा था। ठीक है, उसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र ये दोनों क्रियाएं भाग ले रही थी, तब जाकर के इतने NADS2 मुक्त हो रहे थे। जबकि यहां पर कम समय में अधिक NADS2 की आवश्यकता हो तो फिर इस वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता होगी। इसके अलावा कुछ शीत प्रदेशों में पाए जाने वाले पादप ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे विरोधात्मक पदार्थों का निर्माण होता है, संदमक पदार्थों का निर्माण हो जाता है जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को अवरुद्ध कर देते हैं। हम ये जानते हैं कि ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन मार्ग है। ठीक है, लेकिन जब यहां कुछ संदमक पदार्थ, निरोधक पदार्थों के निर्माण जैसे कि आर्सिनेट, ठीक है, आर्सिनेट, लोडो एसीटेट, ये ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को अवरुद्ध कर देते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया ये अवरुद्ध हो जाएगी तो बताओ भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया स्टार्ट कब होगी, कैसे होगी, कौन करेगा? अतः इस स्थिति में शर्करा के अणु का जो ऑक्सीकरण है, भोजन का जो ऑक्सीकरण है वो ट्रिपल पी के माध्यम से ही होता है, अर्थात इस वैकल्पिक परिपथ के माध्यम से ही होता है। थर्ड रीजन आप देखिए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया अधिक व्यस्त हो, हम ये जानते हैं कि भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया प्रारंभ में ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा स्टार्ट होती है। ग्लाइकोलाइसिस द्वारा बनने वाले जो पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश होने के बाद ही वह NADS2 और FADS2 ATP का निर्माण होता है। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया अधिक व्यस्त होगी तो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की उत्पन्न हो नहीं सकता। अतः उस अवस्था में जब माइटोकॉन्ड्रिया अधिक व्यस्त हो तो उस अवस्था में भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा अधिकतम ऊर्जा जो प्राप्त होगी वो इस वैकल्पिक परिपथ के द्वारा होगी, जिसे अपन HMP और ट्रिपल पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कई सारे हमने रीजन देखे जिनके कारण हमें किसकी आवश्यकता हुई, एक वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता हुई। अब आप देखिए, श्वसन जो एक प्रक्रिया हमने देखी थी भोजन के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकअप होता है,
ठीक है, CO2 प्लस H2O में। तो श्वसन के समान ट्रिपल पी भी एक अपचयी क्रिया है, भोजन के ऑक्सीकरण की क्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ब्रेकअप होता है, जिसके फलस्वरूप लगभग श्वसन के बराबर ही ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद देखो इस ट्रिपल पी की जो खोज है वो बारबर्ग और डिकिंस ने 1938 में किसके अंदर की थी? एनिमल सेल के अंदर की थी। बारबर्ग और डिकिंस ने एनिमल सेल के अंदर इस परिपथ की खोज की, परंतु 1954 में दो साइंटिस्ट थे, हॉरेकर और रैकर, इन्होंने इसका चक्रीय रूप से विस्तृत अध्ययन किया। इसलिए ट्रिपल पी HMP के अलावा इसका एक नया नाम और दे सकते हैं, वो कौन सा होगा? हॉरेकर एंड रैकर परिपथ। राइट, अब आप देखिए ये जो हमने HMP या ट्रिपल पी नाम क्यों दिया, ठीक है ना, HMP और ट्रिपल पी नाम क्यों दिया? क्योंकि इस क्रिया में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाली शर्करा हेक्सोस कह सकते हैं, इसका जो विखंडन है वो 5 कार्बन युक्त शर्करा के द्वारा होता है। यानी इसका विखंडन किसके द्वारा होगा? 5 कार्बन युक्त शर्करा के द्वारा होता है। 5 कार्बन युक्त शर्करा का नाम जैसे कि RUDP, क्या लिख सकते हैं? RU या तो BP लिख सकते हैं या RUBP का मतलब राइबोलोज बाइफास्फेट या राइबोलोज डाइफास्फेट। ये हम प्रकाश संश्लेषण वाली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आएगा। ठीक है, तो ये 5 कार्बन वाली शर्करा जिसके माध्यम से इस ग्लूकोज का विघटन स्टार्ट होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? 5 कार्बन, इसलिए इसको बोलते हैं पेंटोज फास्फेट पथवे। क्या बोलते हैं इसको? पेंटोज फास्फेट पथवे। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन वाली। इस ट्रिपल पी की जो शुरुआत होती है वो ग्लूकोज के एक अणु से होती है। किससे? ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से होती है, अर्थात हेक्सोज के एक शर्करा अणु के द्वारा होती है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? HMP, हेक्सोस मोनोफास्फेट पथवे कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो क्रिया है हमने बोला ग्लूकोज के एक अणु के माध्यम से होती है, बट इस क्रिया में जो आगे हम देखेंगे कि इस क्रिया के अंत में जो हमें बनता है लगभग इसके अंदर 12 NADH2 बनते हैं और RUMP के द्वारा ग्लूकोज के लगभग 5 मॉलिक्यूल्स और बन जाते हैं, जो ग्लूकोज के एक मोल में जुड़ करके ग्लूकोज के 6 अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जब ग्लूकोज के फास्फोरिलीकरण की क्रिया होती है तो इसमें ग्लूकोज का जो एक मोल है फास्फोरिलीकरण के बाद इस क्रिया में बनने वाले अंतिम जो उत्पाद बनेगा, जैसे कि ग्लूकोज RUMP के माध्यम से जो आगे उत्पाद बनेगा कि ग्लूकोज 6 फास्फेट 5 अणु, उनसे ऐड होकर के अंत में क्या बनाता है? ग्लूकोज के 6 अणु बनाता है। ठीक है, वो अपन इस चक्र में देखेंगे। तो यहां देखिए कि इसी क्रिया में जो पहला स्टेप आएगा वो है ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण। तो फास्फोरिलीकरण की जो क्रिया है जिसमें हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में ग्लूकोज के द्वारा फास्फेट अणु का योग होगा, अतः उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट अणु ATP के द्वारा प्राप्त होगी। अतः फास्फोरिलीकरण की क्रिया में ATP का एक अणु यहां पर काम आता है। ठीक है, काम आया, जबकि इस क्रिया में लगभग 12 NADH2 मुक्त होते हैं। हम जानते हैं कि एक NADH2 के द्वारा 3 ATP का निर्माण होता है, तो 12 के माध्यम से कितना होगा? 36 ATP बनेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि एक ATP यहां पर काम आया था, फास्फोरिलीकरण की क्रिया में काम आया, अतः 36 में से एक हम घटाएंगे तो नेट प्रॉफिट के रूप में कितना आता है? 35 ATP मुक्त होता है यहां पर। ठीक है, तो अब इस क्रिया को अपन 3 स्टेप में समझ सकते हैं। कितने स्टेप में? 3। सबसे पहले आता है ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण। ठीक है, फास्फोरिलीकरण का मतलब जो ट्रांसफेरेज एंजाइम है जैसे हेक्सोकाइनेज, वो ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण करेगा, मतलब ग्लूकोज के अंदर ATP के एक अणु के माध्यम से या द्वारा उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट अणु का योग होता है, जिसे ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। देखिए आप इस डायग्राम में ग्लूकोज का एक मोल, हम जानते हैं इसमें कितने कार्बन है? 6। ग्लूकोज का एक मोल हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP से उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट अणु ग्रहण करता है और क्या बनाएगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट का 1 मोल बनाया। ठीक है, अब यहां देखिए आप ग्लूकोज का जो 1 मोल बना तो ये फास्फोरिलीकरण की क्रिया हुई। इस क्रिया में यहां का जो अंतिम में बनने वाला है ग्लूकोज 6 फास्फेट के 5 मोल। 5 मोल में कितने कार्बन होंगे? 30 कार्बन होंगे, जबकि 6 कार्बन यहां पर है।
ठीक है, तो ये 5 अणु इसके अंदर ऐड हो जाते हैं तो टोटल कितने हुए, ग्लूकोज 6 फास्फेट के 6 मोल होते हैं, जिसके अंदर कार्बन की संख्या लगभग कितनी होगी 36। कार्बन की संख्या कितनी होगी 36 हो जाती है। अब यहां पर आप देखिए कि ग्लूकोज 6 फास्फेट के जो 6 मोल हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए 36 हुए, इसका क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, आपको एक बात और ध्यान देवानी है, ये जो संपूर्ण क्रिया है वो कोशिका द्रव के अंदर ही संपन्न होती है। किसके अंदर, कोशिका द्रव में। तो देखिए यहां से कोशिका द्रव में क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसका अर्थ है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में जानते हैं H+ आयन रिलीज होंगे, और वो H+ आयन को कौन ग्रहण करेगा, NAD, और NAD ग्रहण करके उसको किस में अपचयित हो जाएगा, NADH2 में। तो यहां देखिए ग्लूकोज 6 फास्फेट के जो 6 मोल है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में H+ आयन त्याग कर फास्फोग्लूकोनिक अम्ल की 6 मोल बनाता है। इसमें भी कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, तो कितने हुए टोटल, 6 मोल में 36 कार्बन होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, NADH2 के 6 मोल बन जाते हैं। ठीक है, 6 मोल का मतलब लगभग कितने हो गए यहां पर 18 ATP यहां पर बनेंगे। अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि डिकार्बोक्सिलीकरण अर्थात विकार्बोक्सिलीकरण, CO2 बाहर निकलेगी, और साथ में डिहाइड्रोजनीकरण अर्थात इस फास्फोग्लूकोनिक अम्ल का क्या होगा, विकार्बोक्सिलीकरण और ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। इस क्रिया में डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में आप यहां देखेंगे 6 मोल है, फास्फोग्लूकोनिक अम्ल की कितने मोल है यहां पर 36 कार्बन टोटल। इसमें डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में 6 CO2 बाहर निकलेंगे, तो 36 में से 6 गया तो कितना बचा 30 कार्बन, यानी बनने वाला प्रोडक्ट कितने कार्बन वाला होगा, जिसमें टोटल 30 होने चाहिए। ठीक है, सेकंड देखो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है, वापस H+ आयन बाहर निकलेंगे, उस H+ आयन को कौन ग्रहण करेगा, NAD, और NADH2 में निकल जाएगा। तो यहां पर 6 CO2 के साथ साथ क्या निकल रहे हैं 6 NADH2। ठीक है, और अंत में क्या बनेगा 5 कार्बनयुक्त शर्करा के 6 मोल। 5 कार्बनयुक्त शर्करा का नाम क्या था, RUMP, राइबुलोज मोनोफास्फेट। क्या बनेगा, राइबुलोज मोनोफास्फेट। राइबुलोज मोनोफास्फेट के 6 अणु बन जाते हैं। हम जानते हैं एक राइबुलोज मोनोफास्फेट के अंदर 5 कार्बन होते हैं, तो 6 मोल में कितने हुए टोटल 30 कार्बन होते हैं, क्योंकि यहां पर 6 कार्बन बाहर निकल गए। ये जो RUMP के 6 मोल या अंतिम उत्पाद के रूप में होता है, जो विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति के अंदर, विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में ये ग्लूकोज 6 फास्फेट के 5 अणुओं में बदल जाता है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट के 5 अणुओं में भी कितने कार्बन होंगे 30। ठीक है, जो इस क्रिया को पुनः दोहराते हैं। इसका मतलब हुआ यहां पर ग्लूकोज का एक अणु ही भाग लेता है। कितने अणु, एक अणु भाग लेता है, और एक अणु भाग लेने के बाद यहां पर कोशिका द्रव में रहकर इसका तुरंत क्या होगा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप क्या निकल रहे थे 6 और 6 12 यहां पर NADH2 रिलीज हो रहे थे। हम जानते हैं एक NADH2 के द्वारा 3 ATP मुक्त होते हैं, तो 12 के माध्यम से कितने होंगे 36 ATP। तो यहां पर इस क्रिया में, जो कि इस क्रिया में न तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हो रही है और न ही क्राफ्ट चक्र की और न ही ATS की, बल्कि कोशिका द्रव में रहकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहां पर तुरंत शर्करा का क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु के द्वारा हमें 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। परंतु आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप जो कि ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण होता है, इस फर्स्ट स्टेप के अंदर ग्लूकोज ATP का एक अणु काम आता है। ठीक है, तो यदि अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो 36 में से एक ATP माइनस हुआ तो कितना बन जाए टोटल 35। ठीक है, तो इस क्रिया में नेट प्रॉफिट के रूप में 36 की बजाय 35 ATP प्राप्त होता है। यदि टोटल की बात करेंगे तो कितना आएगा 36 ATP। तो ये एक वैकल्पिक मार्ग हमने देखा था, क्योंकि इसके कई सारे रीजन थे। किसी संदमक पदार्थ के निर्माण हो जाने के कारण ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, या कई बार माइटोकॉन्ड्रिया बिजी हो, या हमें तुरंत अधिक से अधिक मात्रा में अधिक NADH2 की आवश्यकता हो। तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, ETS
के अलावा पादप को एक अन्य वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, HMP या ट्रिपल पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी।